लोग सही को सही कहने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो स्थिति है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिसका काम आलोचक होना चाहिए, जो सरकार को आईना दिखाने का काम करता, वो केवल सरकार का प्रचार में दिन रात लगा हुआ है। और जब ये स्थिति बनती है तब लगता है कि संविधान संकट में है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने तो राहुल गांधी को भी एक तरह से जो न्यूज में आ रहा है कि फटकार लगाई। अब क्या बोला सुप्रीम कोर्ट, फटकार लगाई या सुप्रीम कोर्ट ने उनको सलाह दिया, जो भी बात हो, हाँ ठीक है कि भाई आप बगैर किसी तथ्य के बिना मतलब का कुछ भी बोल जाते हैं, ये तो गलत बात है। 2-3 मुद्दे ऐसे हुए जिसमें राहुल गांधी जी ने कोर्ट में माफी भी मांगी है। ये जो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले में कहा है कि ठीक है, तथ्यों के साथ अपनी बात कहनी चाहिए, और चूंकि माननीय सेना के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ कोई टिप्पणी हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ राहुल गांधी के बारे में कहा उससे कई गुना ज्यादा ये सरकारी संस्था, ये जो संवैधानिक संस्था है, इन लोगों के खिलाफ में बोला। नहीं, उनके खिलाफ जो भी बोले है ना। और अभी हम बात उस पर कर रहे हैं, चुनाव आयोग पे कर रहे हैं। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस पर जब फिर आप बात करेंगे तो उसका हम जवाब देंगे। मैंने वो एक मुद्दा था ये, अभी आपने संविधान की बात करी थी, इस वजह से मैंने ये सवाल आपसे पूछा था। खैर, इनकी बात हम नहीं करेंगे। एक लेकिन छोटा सा सवाल राहुल गांधी, ये भी सही है कि माननीय उच्च न्यायालय के जज के घर में नोटों का बंडल मिलता है। बिल्कुल, केस चल रहा है उनके ऊपर, है ना, FIR हुआ है इनके ऊपर भी, और संसद में जब संविधान खतरे में है तो कई जो आयाम है वो अप्रभावित नहीं है। बस मैं संकेत में आपको कह रहा हूँ, वो अप्रभावित नहीं है। लेकिन एक चीज और राहुल गांधी जी से संबंधित एक सवाल और पूछ लेता हूँ, उसके बाद हम और आप पूर्णिया पर आ जाएंगे। जी ठीक है। राहुल गांधी जी हमेशा, यदा कदा मैं नहीं बोल सकता, हमेशा जो अभी सरकार है केंद्र में, केंद्र की सरकार यानी कि NDA अलायंस पर हमेशा वो तंज कसते हैं और बोलते हैं ये भ्रष्टाचार या ये घोटाला या ये हुआ, बोलते रहते हैं। वो अपने काल के जो कांग्रेस के जमाने में जितना घोटाला हुआ, इसके बारे में कभी बोलते क्यों नहीं है ये? अच्छा, कांग्रेस के समय में अगर कोई स्कैम हुआ तो आपको याद होगा, आप भूले नहीं होंगे, चाहे मामला सुखराम का हो या और कोई मामला रहा हो, कांग्रेस के समय में ही उनका पनिशमेंट भी तय हुआ। CBI उन लोगों को गिरफ्तार किया, मंत्री पद छोड़ना पड़ा, बाद में कोर्ट ने उनको बरी किया, एक्विटल किया। वही सुखराम के बारे में, उस सुखराम के बाद ये थे डी राजा थे। तो इन लोगों का ये किस सरकार में हुआ, आप याद करें। एक सरकार कांग्रेस की थी, मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, इस्तीफा दे करके उनको कोर्ट के पूरे प्रक्रिया का सामना करना पड़ा। लेकिन आज के डेट में क्या है कि आज आप जो कुछ कर रहे हैं, आप जो कुछ कह दिए वही सही है, वही सही है। कुछ दिन पहले हमारी बातें हो रही थी किसी पत्रकार मित्र से, तो मैंने दिलीप जायसवाल का मामला उठाया था। बाद में प्रशांत किशोर जी ने भी उस मामले को आगे बढ़ाया। क्या कार्रवाई हुआ दिलीप जायसवाल पे? अभी कुछ दिन पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के एक मंत्री को कहा कि ये नकली दवा बेचते हैं, जीवेश मिश्रा जी। क्या कार्रवाई हुआ? ये तमाम चीजों को जो है बहुत सुंदर ढंग से, और सबसे बड़ा मामला है कि हिंदुत्व का आड़, ये जो धर्म का वायरस है, इसको फैला करके अमित शाह जी आकर करके माँ जानकी मंदिर का उद्घाटन करते हैं। बहुत खुशी की बात है कि माँ जानकी का मंदिर बिहार में बने, लेकिन अमित शाह जी बिहार में अगर किसी बड़े इंडस्ट्री की ही बात कर लेते तो मुझे बहुत खुशी होता। देखिए, ये तो मैं मानता हूँ बीजेपी का जन्म ही हुआ है मंदिर के नाम पर, इसमें कोई शक नहीं है, पूरा। लेकिन एक चीज और भी तो है कि कांग्रेस पार्टी भी जातिवाद करने में पीछे नहीं रही कभी। अगर आप मंदिर की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी में ही कहा गया था कि सबसे पहला हक माइनॉरिटी का है, स्पेशली मुस्लिम का। ये कांग्रेस पार्टी के ही प्रधानमंत्री ने बोला था ये, ठीक है ना? ठीक है। और ये आप कांग्रेस पार्टी खुद लोगों को डराती है। अच्छा, आप ये बतावें कि अगर आप बीजेपी को दोगे वोट तो आपको ये हो जाएगा, हमें दोगे तो आप सुरक्षित रहोगे। कांग्रेस के किसी को न डराती है न बहकाती है ना। कांग्रेस जो है इन सब मामलों में नहीं है। आप ये बतावे तो इसको अदर वे में अगर कहीं भी कोई माइनॉरिटी है, आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ 100 घर किसी और धर्म जाति का है और 2 घर किसी और का है, 4 घर है, तो वो 4 घर जो है उसको प्रिविलेजेस मिलना चाहिए ना। वो 4 घर जो है, जो अपने आप वहाँ पर
बहुत सिमटा हुआ, बहुत ये महसूस कर रहा है, तो उसको संरक्षण मिलना चाहिए ना, समाज का, सरकार का सहयोग उसको मिलना चाहिए। तो मनमोहन सिंह जी ने अगर कहा कि सरकारी योजना विकास में माइनॉरिटी का पहला हक है, आज पूरे विश्व में भारत की एक बड़ी खूबसूरती ये है कि हमारे यहाँ माइनॉरिटी सुरक्षित है। कौन सा कहीं पर है कि पादरी कमीशन, सिख कमीशन या और भी जो है जो माइनॉरिटी जो माइनॉरिटी कमीशन है उसमें केवल मुस्लिम नहीं है, उसमें सिख है, जैन है, ईसाई है, लेकिन तमाम लोग उसमें शामिल। अब ये आप माना जाता है, ये उसी को ना? आप कोई परसेप्शन तय कर लीजिए। हाँ। तो उस पे तो किसी यही बात जनता के उस पे किसी का रोक नहीं, और ये परसेप्शन तय करवाया गया है, ये परसेप्शन तय करवाया गया लोगों के बीच में कि माइनॉरिटी कमीशन का मतलब कंप्लीट एक समुदाय, एक धर्म का कमीशन हो गया। इसको थोड़ा डिटेल में बताइए, क्योंकि जनता के दिमाग में, हमारे दर्शकों के दिमाग में ये बात है, इस बात को क्लियर हो जाना चाहिए, जो मैं डिबेट में भी नहीं देखता हूं जनरली। इसको क्लियर कर दीजिए पूरा स्पष्ट कि माइनॉरिटी कमीशन में वो तमाम अल्पसंख्यक शामिल है इस देश में, और उसमें केवल एक जाति और धर्म का मामला नहीं है। ये जो परसेप्शन तय है लोगों के बीच में, जो भ्रम की स्थिति है कि साहब माइनॉरिटी कमीशन का मतलब केवल एक मुसलमानों का कमीशन हो गया, एक धर्म का कमीशन हो गया, ये परसेप्शन गलत है। इसमें सभी लोग हैं, सभी लोगों का ख्याल रखा जाता है, सब लोगों की बात की जाती है। पूर्णिया से आप कैंडिडेट हैं कांग्रेस के? हाँ, हमने उम्मीदवारी दिया है। उम्मीदवारी दी? हाँ बिल्कुल, पार्टी तय करेगी तो हम उम्मीदवार होंगे, लड़ेंगे चुनाव। तो चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन होगा बिहार में? अब ये तो बैठ करके पार्टी के बड़े नेता, बहुत मामला हम आपको नहीं बता सकते। सही बात, वो तय करेंगे कि मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा, और जनता जिसको अप्रूव करेगी वही मुख्यमंत्री होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम फिर लौट के आते हैं वही बेरोजगारी वाले मुद्दे पर हम आते हैं। इतने सालों में जब से बीजेपी की सरकार है यहाँ पर, मतलब एनडीए अलायंस की सरकार है यहाँ पर, कभी भी हमने ये चीज नहीं देखा कि कांग्रेस पार्टी प्रमुखता से उसकी नीतियों के खिलाफ कुछ बोला हो या सड़क पर उतरी हो पार्टी। ऐसा हमें पूर्णिया में देखने को तो नहीं मिला है। इसका कारण क्या है? ऐसा है सर, पीछे आए थे कन्हैया कुमार आए थे या फिर कोई भी बंद हुआ मामला हुआ, लगातार पूर्णिया में तो कांग्रेस पार्टी से 16 वर्षों से हम जुड़े हुए हैं। कोई भी पब्लिक इशूज हो, कोई मामला हो, हम लोग आते हैं, उसमें जिस लेवल पर जैसे उनकी बात को पहुंचाना है उसके लिए लगे रहते हैं। अब ये मैंने बताया कि हमको कहना नहीं चाहिए कि मीडिया कैसे चल रहा है, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप हमारी खबरों को आप नहीं चलावें, लेकिन जिस आदमी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, जहां हम पहुंच रहे हैं, वो तो जान रहा है इस बात को। अगर कांग्रेस संघर्ष नहीं कर रही है, कांग्रेस संघर्ष में नहीं है, तो पिछले 2 चुनावों की स्थिति देखिए। 15 में हमको 60,000 वोट आया, 20 में हमको 65,000 वोट आया। ठीक है कि कुछ और हम मेहनत करते, हमारे उम्मीदवार और बेहतर कैंपेनिंग करते, तो हो सकता है कि हम रिजल्ट कर गए होते। लेकिन कांग्रेस यहाँ पे संपर्क में है, लोगों के संपर्क में, लोगों की समस्याओं के साथ हम लगातार लगे हुए हैं। आपको ये यकीन है कि जो पूर्णिया सदर है ये सीट कांग्रेस के हिस्से में आएगी? नहीं, यकीनन हम कैसे कह सकते हैं। नहीं, आपने उम्मीदवारी की बात की। उम्मीदवारी तो पार्टी ने लिया है, पार्टी ने लिया सभी सीटों पर, केवल पूर्णिया ही पे नहीं, पूर्णिया के 7 सीट पर उम्मीदवारी लिया गया। अच्छा, तो मैंने आपको कहा कि उम्मीदवारी दिए है सीट नहीं बताया, पूर्णिया सीट हमको ही आ जाएगा, ये हम कैसे कह देंगे। बिल्कुल सही बात। तो देखिए, अच्छा एक चीज बताइए कि यदा कदा ये बातें चलती रहती हैं जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है कि अगर कांग्रेस पार्टी मेजोरिटी में आ गई तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत अच्छी बात है हमारे दर्शकों के लिए, हमारी जनता के लिए। अब राहुल गांधी जी का पर्सनल कोई 5 ऐसा काम बता दीजिए जो देश के लिए उन्होंने किया हो, जिस पर कि जनता ये कह सकती है कि हाँ, इस बेस पर इनकी दावेदारी ठीक है कि ये राहुल गांधी जी देश के लिए करने की जो बात है, राहुल गांधी इसके पहले प्रधानमंत्री या मंत्री तो थे नहीं। बट चलिए ठीक है, नहीं, प्रधानमंत्री मंत्री तो थे नहीं, और विपक्ष में रहते हुए, नेता प्रतिपक्ष हो या इसके पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए राहुल गांधी ने सबसे बड़ा मामला है आज बिहार में जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, रोजगार का, पलायन का या भ्रष्टाचार का,
आज करप्शन जो है, आप बताइए किस ब्लॉक और किस थाना में नहीं है, कहाँ लोगों को न्याय मिल रहा है। बिल्कुल। तो हम न्याय की बात करते हैं, और जब न्याय की बात करते हैं तो वही संविधान बचाने की बात आ जाती है। क्योंकि जिस सरकारी कर्मी को, जिस सीओ को, जिस दरोगा को न्याय का काम करना चाहिए, वो न्याय का काम नहीं कर रहा। तो राहुल गांधी जी के ही लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, और पूरे देश में राहुल गांधी जी जिम्मेदार नेता होने के नाते देशवासियों के लिए उन्होंने समय समय पर जो भी बेहतर मैसेजिंग हो सकता है वो किया है। मैसेजिंग किया है, सही बात है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो 10 साल की जो सरकार थी, यूपीए की सरकार केंद्र में थी, ठीक है, प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह जी थे, बट कंट्रोल कहीं और से हो रहा था, होता था। ये सब तो बताया कि परसेप्शन है, परसेप्शन है, परसेप्शन है। अब जब भारत की इकोनॉमी की चर्चा होगी आने वाले कुछ 10, 20, 50 वर्षों के बाद, कि जब पूरा विश्व जो है आर्थिक मंदी में डूब रहा था, तब भारत के लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ रही थी। ये मनमोहन सिंह का देन था। उस समय लोग मनमोहन सिंह को याद करेंगे कि एक बेहतर प्रधानमंत्री और एक बेहतर अर्थशास्त्री इस देश में 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री बन करके रहा। कंट्रोल करने की बात, रिमोट की बात, ये सब बात बेईमानी है, ये सब बात परसेप्शन तय करवा दिया गया है। नहीं, एज ए फाइनेंस मिनिस्टर किसी को भी शिकायत नहीं है उनसे, ना पक्ष में ना विपक्ष में, किसी को शिकायत नहीं है। हाँ, उस 10 साल में जब वो प्रधानमंत्री बने उस समय तो शिकायत उस समय के लिए है। तो खैर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि वही जो 10 साल जो सरकार केंद्र में चल रही थी आपकी, उस समय भी आपने बिहार के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उस समय भी अच्छा, आप भूले नहीं होइएगा कि उन 10 वर्षों में जब सरकार था हमारा 2004 से 14 तक, जब इंडिया साइनिंग के बाद हम आए थे गवर्नमेंट में, जी जी बिल्कुल, तो उस समय पत्रकार लोग लिखते थे कि नीतीश कुमार जी झोला लेकर के दिल्ली जाते हैं और बोरा भर करके आते हैं। तो बिहार पर ध्यान अगर नहीं दिया गया तो ये उसी तरह का मामला है कि आजादी मोदी जी लेकर के आए। नहीं, वो आजादी 2014 में आया। नहीं, वो सब पूरा ध्यान यूपीए गवर्नमेंट में, पूरा मामला, लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे तो मधेपुरा में रेल कारखाना खुला रेल इंजन का। तो ये पूर्णिया को क्या मिला? पूर्णिया को तो कुछ भी नहीं मिला है। अच्छा, पूर्णिया की बात कर रहा हूं। पूर्णिया में उस समय बिहार में अगर एक रेल कारखाना खुल गया, संयोग से पूर्णिया को कुछ नहीं मिला, तो पूर्णिया में उस समय संयोग से पूर्णिया में सांसद जो है यूपीए से रिलेटेड एमपी थे नहीं। दोनों टेन्योर में, और उस समय प्रयास भूमिका जो है, जो जनप्रतिनिधि थे उनकी बहुत मजबूत नहीं रही होगी। तो क्या, क्योंकि अब मनमोहन सिंह जी से जाकर के मीटिंग तो हम तय नहीं कर सकते थे। तो क्या हर एक पार्टी वर्कर, अगर पूर्णिया का कोई मामला है, पूर्णिया में कुछ तय कराना है, अब बड़ी लाइन का मामला हो या ये बिहारीगंज रेलखंड का मामला हो, तो हम लोग लिखते थे और धीरे धीरे उन मामलों पर सुनवाई हुई, वो मामला तय किया गया। अब पूर्णिया में जो जनप्रतिनिधि उस समय रहे वो और कुछ कर सकते थे, किए ही होंगे। तो आपके स्टेटमेंट के अनुसार ही जो केंद्र में सरकार बैठी है, चाहे वो किसी की भी हो, वो ये देख के काम करती है देश में कि कहां पर हमारा प्रतिनिधि है। ये देख करके नहीं, लेकिन है क्या कि जो जनप्रतिनिधि रहते हैं, जनता जिनको नुमाइंदगी देती है, तो ये मामला सरकार और पब्लिक के बीच में वो बेहतर कोऑर्डिनेटर होते हैं। वो कोऑर्डिनेट करते हैं, ये तय करके कि नहीं हमारा वहां पर कोई प्रतिनिधि नहीं है तो हम वहां नहीं करेंगे। ये नहीं होता है, ये तय होता है कि कोऑर्डिनेट करने वाले व्यक्ति कैसे हैं। ठीक है, मैं फिर लौट के आता हूँ। बिल्कुल, आइए चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग के बारे में जो कुछ भी आजकल चल रहा है, कहीं 80 आदमी मिल रहे हैं एक एड्रेस पर, कहीं कोई मीडिया भी वहां जा रही है, उसमें ये पता लगा हमारे राहुल गांधी जी के कहने के बाद जा रही है। जी, उसके बाद ही जा रहे हैं, वेरिफिकेशन के लिए जा रही है मीडिया। और उसमें ये भी पता लग रहा है कि भाई जो आदमी वहां पर सालों से थे, वहां से चले गए कहीं और, उनका नाम वहीं पड़ा रह गया। ये अक्सर होता है बिहार में भी, या कहीं भी आप अगर देखेंगे तो मेरी नजर में तो ये है कि भारत की जनसंख्या आज भी 140 करोड़ 145 करोड़ नहीं है, क्योंकि वो जो हम देखते हैं उसमें मेन गणना जो है वो वोटर लिस्ट को लेकर होती है। और निश्चित रूप से बहुत लोग ऐसे हैं जिसका नाम बिहार में भी है, दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, क्योंकि यहां से नौकरी करने वहां चला गया, वहां नाम पड़ा है, यहाँ भी नाम पड़ा हुआ है, नाम कटा नहीं उसका। तो अभी जो एसआईआर चल रहा है, तो एसआईआर में तो यही हो रहा है कि भाई जिसका जो आदमी यहाँ नहीं है उसका नाम काटा जाएगा। ठीक है, तो अब जब ये काम हो रहा है, इसमें आपके प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं।
बीएलओ के साथ में आपके जो एजेंट है बिल्कुल बिल्कुल वो भी शामिल है, होते हैं। उसके बाद भी ये मुद्दा क्यों होता है कि इतने आदमी का नाम काट दिया, जबकि चुनाव आयोग ने आज भी सुप्रीम कोर्ट में बोला है। समस्या हमारा वहां नहीं है कि वोटर लिस्ट का जो रिवीजन हो रहा है और उसमें जो लोग डेथ कर गए हैं, जिन लोगों का नाम दो जगह है, कोई यहाँ पे है और फिर यहाँ से कहीं और जाकर शिफ्ट हो गया, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम चला आ रहा है, समस्या वहां नहीं है। हमको आपकी मंशा पर दिक्कत है। क्यों? कि एम चुनाव के वक्त अगर यही कुछ आपको करना था, SIR चलाना था, तो पार्लियामेंट चुनाव के बाद आपके पास पूरा पूरा समय था। बिहार विधानसभा चुनाव के समय में आपने ये जो पूरा मामला शुरू किया, हम तो ये मान रहे हैं कि आपने गरीब, वंचित, अल्पसंख्यक मतदाताओं को टेरराइज करने के लिए, आतंकित करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आपका जो समय का चुनाव है ये गलत है। और आज के डेट में ठीक है कि साहब आप जो लोग बाहर चले गए, जिनका नाम दो जगह है, जो डेथ कर गए, हालांकि अभी हमने देखा है कि वोटर लिस्ट में कई डेथ लोगों का भी नाम आ गया है। नहीं ठीक है, वो डेथ लोगों का भी नाम आ गया, उस पर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब 1 तारीख को जो वोटर लिस्ट पब्लिश हुआ तो आप लोगों से जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं। वो तो ड्राफ्ट है, पब्लिक फाइनल नहीं है। हाँ, वही हमने कहा, जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश हुआ तो आप मांग रहे हैं जस्टिफिकेशन। अब पूरे आपके मामले पे मामला संदिग्ध बनता है कि ये जो जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं, इसमें आप लोगों को हटाने का कोई कवायद तय नहीं करे, इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। और एक बात और, पूर्णिया विधानसभा में यहाँ पार्लियामेंट चुनाव के समय में लगभग 3,38,000 वोटर हुआ करते थे। आपने अभी SIR में लगभग 48,000 लोगों को वोटर लिस्ट से निकाल दिया। चुनाव आयोग का मानना है कि 10,000 लोग इसमें मृत हैं और 38,000 लोग अपने पते पर नहीं मिले। ठीक है। अब ये 38,000 लोगों की हम लोग अपने कार्यकर्ताओं से हर एक जगह जांच करवा रहे हैं कि 38,000 लोगों में से कितने लोग सचमुच पते पर उपलब्ध नहीं है और कितने लोग अपीयर नहीं हुए या वहां BLO नहीं पहुंचा, उनको हटा दिया गया है। तो मामला तो अब होगा ना, जो ड्राफ्ट आप पब्लिश किए, अब उसके बाद जो जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं, इसमें देखना है कि इसमें आप कोई कारगुजारी नहीं करें। क्योंकि मंशा आपका महाराष्ट्र से लेकर करके और बिहार तक। नहीं, ये तो चुनाव आयोग ने जी आज भी सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि बगैर नोटिस दिए किसी का नाम नहीं काटा जाएगा। अगर BLO को नहीं मिला कोई आदमी तो उसको नोटिस भेजा जाएगा उसके पते पर। अगर वो नहीं मिलता है या किसी तरह से जस्टिफिकेशन नहीं आता आपके एजेंट के थ्रू, मतलब पार्टी के एजेंट के थ्रू भी, तो उस पर कार्रवाई होगी जो भी होगी, लेकिन नोटिस उसको भेजा जाएगा। रहा सवाल अगर महाराष्ट्र की बात, जो 38,000 लोगों का नाम हटाया जी, जो आप बता रहे हैं आपके BLO को पते पर नहीं मिले, उनको नोटिस भेजा गया क्या? नहीं, अभी उसका समय नहीं आया, फाइनल बनने से पहले उनको 38,000 लोग तो आपके पहले ही फेज में हटा दिए गए हैं। वो नहीं, अभी तो जांच करना इन 38,000 का। केवल मैं पूर्णिया विधानसभा की बात कर रहा हूं कि जो 38,000 लोग जिनका आपने वोटर लिस्ट से नाम हटाया, ये सही है या गलत है। बुधवार हम लोग इसकी जांच करवा रहे हैं और उसके बाद जो आपने ड्राफ्ट पब्लिश किया उसका जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं। उसके बाद आप नोटिस करेंगे नहीं करेंगे, हम लोग आगे आगे देखेंगे। हाँ, सही बात है, आगे देखा हम छोड़ने वाले कहाँ हैं। ये प्रजातंत्र है, बड़ी मुश्किल से हमारे पुरखों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर करके आजाद कराया है और संविधान को बचाना है, इस देश को बचाना है। सर, संविधान कहीं भी खतरे में नहीं है। बात अगर महाराष्ट्र की, नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम नहीं कर रहे हैं। भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साक्षी महाराज ने पब्लिक डोमेन में कहा कि इस बार वोट दे दो, अगले बार वोट देने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अरे वो तो अगले बार वोट देने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ये आपके लोगों के द्वारा कहा गया, ये भाजपा के लोगों के द्वारा कहा गया। माफ कीजिए, आपके लोगों से मतलब मेरा भाजपा से है। जिस हिसाब से अभी आपने बोला कि हम देखेंगे वो नोटिस जाता है या नहीं जाता है आपकी मंशा। तो इसका भी एक रूल रेगुलेशन है मेरी जानकारी में कि अगर आप संतुष्ट नहीं है इलेक्शन से तो 45 डेज के अंदर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। वो नहीं जाके अगर आप 2, 3, 4, 5 महीने बाद जाइएगा या 1 साल बाद जाइएगा, तब तो वो मान्य नहीं होता है ना। जनरली यही बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर, पूर्णिया में हम चाह रहे हैं कि पूर्णिया में एक स्वस्थ और साफ सुथरी जो इलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो चले। ठीक है, हम नहीं चाहते किसी भी आदमी का नाम कटे और हम ये भी हम उम्मीद करते हैं कि आपको टिकट मिले। आप एक अच्छे आदमी हैं, अच्छे इंसान हैं। धन्यवाद। और अगर टिकट मिलता है तो कुछ
पूर्णिया के लोगों का भला कीजिए। ये ना देखते हुए कि मैं सिर्फ इस क्षेत्र का मैं एमएलए बन रहा हूं, दूसरा क्षेत्र भी आपका ही है, क्योंकि पूरा बिहार, पूरा देश हर एक इंसान का है जो भारत में रहता है। बिल्कुल, पूरे भारतीय का है, क्योंकि जनरली यही हमने देखा है कि अच्छा वो उसका क्षेत्र है तो सबसे पहले हम तो इंडियन है, हम भारतीय हैं जी। तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं आने वाले समय के लिए। अगर ऐसा होता है तो एडवांस में बधाई देते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको। तो आपने देखा कि कुमार आदित्य जी ने मेरे हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया और पूरी निष्ठा और पूरे पुरजोर तरीके से कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला इलेक्शन जो है वो बहुत दिलचस्प होगा, और कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये तो समय बताएगा, ये नवंबर दिसंबर में पता लग जाएगा। लेकिन जो कोई भी जीते, हमारी तरफ से उनको शुभकामना एडवांस में है, और हम यही चाहेंगे कि वो अपने क्षेत्र का, अपने लोगों का विशेष ध्यान रखे, ताकि ये एक मिसाल बने कि यहाँ के लोग पूर्णिया छोड़कर या जो भी उनका क्षेत्र है वो क्षेत्र छोड़कर किसी दूसरे जगह मजबूरी में नौकरी करने के लिए ना जाए। अदरवाइज शौक से अगर जाना चाहते हैं तो पूरा भारत सबके लिए एक बराबर है, कहीं भी कोई भी आ जा सकता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि हमारा ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। अगर आपको इसमें कुछ त्रुटि नजर आती है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये हमें प्रोत्साहन देगा। हम इससे बढ़िया से बढ़िया और कंटेंट लेके आएंगे आपके साथ, आपके लिए। और मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।